हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं चरक चिकित्सा स्थान का 6 चैप्टर, जिसका नाम है प्रमेह चिकित्सितम। तो सबसे पहले हमारे आचार्य ने इसमें देखो, जो हमारे आचार्य पुनर्वसु जी है ना, उनके बारे में कुछ बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि निर्मोही, जिनको किसी चीज का मोह ना हो, मान, जिसको अभिमान ना हो, अनुशयो, जिसको अनुशय ना हो, यानी कि जो क्रोध वगैरह ना करते हो, निराश है, जिनकी जो आशाएं हैं वो शून्य हो, वो खत्म हो गई हो। इट मीन्स कि वो इंसान अपने आप में तृप्त है। ज्ञान तपो विशाल, उसका ज्ञान और जो तप है ना वो बहुत ज्यादा है। ऐसे हमारे आचार्य पुनर्वसु जी, आचार्य अग्निवेश जी के जो भी उनके संशय रहते हैं प्रमेय को लेके, उनको दूर करते हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य बताते हैं प्रमेय के सामान्य कारण। इसमें क्या है, आश्रय सुखम सवपन सुखम दधीनी, यानी कि आश्रय सुखम व्यक्ति जो सुख पूर्वक आश्रय धारण करता है, सवपन सुख जो सुख पूर्वक सोता है, यानी कि आराम गद्देदार बिस्तर पे सोता है, दधीनी जो दही का बहुत ज्यादा यूज करता है, ग्राम्य उदक और अनुप रस, रस यहाँ पे मांस रस के लिए यूज हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति ग्राम में जो हम पालते हैं पशु वगैरह, वो ओदक जलीय पशु पक्षी, और अनुप देश के जो पशु पक्षी रहते हैं उनका जो बहुत ज्यादा मांस रस का सेवन करता है, पेयांसी जो दूध वगैरह जो रहते हैं, लिक्विड डाइट वगैरह रहती है, उसका बहुत ज्यादा सेवन करता है। नव अन्नपान, जैसे ही हमारा हम जो अन्न है वो खेतों से आता है, एकदम नया रहता है, उसका जो व्यक्ति सेवन करता है। गुड़ वगैरह, तो गुड़ से बने हुए विकारों का जो सेवन करता है, यानी कि खांड शर्करा वगैरह, उनकी हम बात कर रहे हैं। कफ कृच्छ सर्वम, और कफ को बढ़ाने वाले जो अन्य जो भी फैक्टर्स हैं उनका जो सेवन करता है वो, ये सब प्रमेय के हेतु हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कफज प्रमेय की संप्राप्ति। यहाँ पे सिर्फ कफज की नहीं है, ये कफ की और ये पित्त की दोनों प्रमेयों की संप्राप्ति दे रखी है। अब देखो, मेद सच मासम च शरीरजम च क्लेदम, हमारे शरीर का मेद, मांस और क्लेद, ये तीनों क्या होते हैं, विकृत होते हैं। अब देखो एक चीज और, ये जो तीनों होते हैं ना, ये हर एक प्रमेह में दूषित होते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले कि जो तीनों, चाहे वातज हो, चाहे पित्तज हो, चाहे कफज हो, तीनों के तीनों के अंदर हमें ये जरूर मिलेंगे, इनका इन्वॉल्वमेंट। और जो हमने निदान स्थान के अंदर देखे थे 10 दुष्य, उन 10 में से क्या रहता है, ये 3 तो फिक्स हो गए, बाकी जो 7 है ना, वो ऐसा नहीं है कि सातों के सातों विकृत होंगे। वो हो सकता है कफज प्रमेय में उनमें से 4 ही विकृत हों, जैसे पित्तज में अलग 2 विकृत हों, वातज में अलग 4 विकृत हो, तो ये इस टाइप से करके वो विकृत होते हैं। लेकिन ये 3 है ना, जो ये सभी में कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मेद, मांस और शरीर का क्लेद जब कफ वर्धक आहार विहार से विकृत होता है, और वो बस्ती के अंदर आकर अपनी जो दूषित हुआ है, वो अपना जो दुष्टता है उसको फैलाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमेह बोलेंगे। और ऐसे ही अगर जो ये दूषित है, ये मेद मांस और क्लेद, ये बस्ती में आकर यदि उष्णता की वजह से दूषित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पित्तज प्रमेह बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं वातज प्रमेय की संप्राप्ति की। क्षीणेषु दोषेषु अविकृष्य, इसमें क्या है कि क्षीणेषु दोष, यानी कि जो दोष क्षीण हुए। अब देखो एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर वातज प्रमेय है तो सीधी सी बात है, जो वात है ना वो तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे किन दोषों की बात कर रही, पित्त और कफ दोष। ये दोनों दोष जब क्षीण हो जाते, अविकृष्य, खींच कर लाना, अविकृष्य का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती खींच के लेके आना, बस्तो धातु ने, बस्ती के अंदर धातुओं को लाया जाता है, यानी कि पित्त और कफ के क्षीण हो जाने के बाद धातुओं को, धातु कौन कौन सी, यहाँ पे जो हमारे वात प्रमेय रहते हैं उसके अंदर दूषित होते हैं, तो उसके अंदर देखो 4 क्या रहता है, वसा, मज्जा, ओज और लसिका। यही 4 टाइप का हमारा वातज प्रमेय होता है, और यही 4 इसके अंदर जो धातु है, ये जब बारी बारी बस्ती के अंदर जबरदस्ती खींच कर लाए जाते हैं, इनको दूषित किया जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा वातज प्रमेय उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रमेय की साध्य और असाध्यता। देखो, साध्या कफोत्था दश, पित्तजा षट्याप्या, न साध्य पवन चतुष्क। जो कफ के 10 प्रमेय हैं वो साध्य हैं, पित्त के जो 6 प्रमेय हैं वो याप्य हैं, और जो पवन के 4 यानी कि वात के जो 4 प्रमेय हैं वो न साध्य, यानी कि वो असाध्य हैं। ये चीज है नॉर्मल। लेकिन ये जो श्लोक है ना हमारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको इंपॉर्टेंट बनाती ही ये नीचे वाली लाइन। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समक्रियतवाद, फिर विषम क्रियतवाद, और फिर महात्यतवाद। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है असर्सन का और रीजन का। कैसे, अब देखो मैंने बोला कि साध्य कफोत्ता दश है, ये हमारा हो गया असर्सन, कि भी कफ के जो 10 प्रमेय है ना वो साध्य है।
तो इसका रीज़न क्या आएगा? समक्रियत्वाद, क्योंकि उनमें जो ट्रीटमेंट है ना वो समक्रिय है। समक्रिय कैसे? प्रमेह है मेनली जो मेद दूषित होता है तो मेद की डिजीज़ है, ठीक है? और कफ़ज की बात कर रहे हैं, जो कफ और मेद होते हैं ना, दोनों का आश्रय-आश्रय का संबंध होता है। यानी कि अगर हम कफ को कम करने का ट्रीटमेंट देंगे तो मेद अपने आप कम हो जाएगा, और अगर हम पहले मेद को कम करने का सोचेंगे तो उसके लिए जो मेडिसिन्स होंगी, उनसे जो कफ है ना वो भी अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी जो क्रिया है, जो चिकित्सा है वो सम है, दोनों की समान है। विषम क्रियत्वाद यानी कि दोनों की चिकित्सा विपरीत। ये जो यूज़ हुआ है हमारा जो पित्तज प्रमेय है उसके लिए। देखो, पित्त क्या रहता है? ये रहता है उष्ण होता है, तीक्ष्ण गुणात्मक होता है, ठीक है? उष्ण और तीक्ष्ण गुणात्मक होता है। लेकिन जो कफ है ना वो शीत गुणात्मक है, स्निग्ध गुणात्मक है। तो देखो, अगर हम पित्त को कम करने के लिए पेशेंट को, अब सीधी-सी बात है, पित्त है तो पेशेंट के अंदर उष्णता ज़्यादा होएगी। अगर हम उसको शीत कोई भी चीज़ देंगे, उसको हम स्नेह वाली, जैसे घृत वगैरह पित्त के नाश के लिए श्रेष्ठ रहता है। अगर हम पेशेंट को वो देंगे, तो उससे क्या होएगा, हमारा मेद बढ़ जाएगा, उसकी दुष्टि हो जाएगी। और अगर हम मेद को कम करने के लिए उष्ण तीक्ष्ण ड्रग देंगे तो उससे पित्त दूषित हो जाएगा। तो ये विषम क्रियत्वाद है। और महात्यत्वाद, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, महात्यत्वाद का बेसिक मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक ये हमारा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी है, इसके अंदर जो भी हम इनटेक दे रहे हैं, उससे ज़्यादा इससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा खाना, आहार वगैरह हम हमारी बॉडी को मिल रहा है, उससे ज़्यादा जो धातु वगैरह है, उनका क्षय हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होएगा, धीरे-धीरे जो सारी धातुएँ हैं, वो नष्ट हो जाएँगी, और वो इसी कारण से जो वातज प्रमेय होता है, वो असाध्य होता है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ होता है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। वैसे तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि अगर जो वातज प्रमेय है वो असाध्य है, यहाँ पे हम साफ-साफ बोल रहे हैं, तो फिर जब आगे चल के हम जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि भई वातज प्रमेय के जो पेशेंट रहते हैं, उनको हमें ये देना है, यदि वात के साथ कफ का अनुबंध है तो ये देना है, पित्त का अनुबंध है तो वो देना है। तो वो हम कौन से वातज प्रमेय की ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर वो असाध्य है तो? तो ये आप लोग मुझे बताएँगे। अब यहीं पे क्या है, एक आता है हमारे पास, ये श्लोक हम यहाँ पे तीसरी बार पढ़ेंगे। एक बार हमने ये ज्वर में देखा था, फिर हमने ये गुल्म में देखा, और अब हम इसको प्रमेय में देख रहे हैं, और यहाँ पे ये इसकी समाप्ति हो जाएगी। देखो, जैसे कि ज्वर तुल्य ऋतु दोषित्वम, ज्वर में यदि तुल्य है कौन? ऋतु और दोष। प्रमेय है तुल्य दूषिता, और प्रमेय में तुल्य है कौन? दुष्यता। दुष्य बोले तो दोष और दुष्य। रक्त गुल्म पुराणत्वम, रक्त गुल्म जब पुराना हो जाता है, सुख साध्यस्य लक्षणम, ये सब सुख साध्य के लक्षण है। अब याद करो, जब हमने चरक का सूत्र स्थान पढ़ा था, वहाँ पे हमने 10th चैप्टर के अंदर देखा था, यदि कोई एक व्याधि है, उसके दोष, दुष्य, ऋतु, काल, ये सब अगर उसके तुल्य होते हैं, तो वो व्याधि है ना वो कृच्छ साध्य है यहाँ पे, और फिर असाध्य होती जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा होने से ना ये सुख साध्य होगा। तो ये 3 डिजीज़ का एक्सेप्शन है, ये तीनों का एक सेपरेट आचार्य ने श्लोक दिया है। ये देखो, अब तक तो हम वैसे आपको याद हो जाना चाहिए था, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं प्रमेय के दोष और दुष्य। देखो, वही प्रमेय के दोष कौन-कौन से होंगे? कफ, पित्त, वात, 3 दोष हैं। दूसरे कौन-कौन से होंगे? मेद, आसरिक बोले तो रक्त, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज, पिशित। पिशित हम मांस को बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारे 10 दुष्य हो जाएँगे, जो क्या करेंगे? विशन्ति रेवमेहा, 20 प्रकार के प्रमेयों को उत्पन्न करेंगे। अब देखो, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन और जनरेट होता है कि यहाँ पे हम दुष्य बोल रहे हैं 10, जो हमने पहले बात की थी, और वहाँ पे 3 थे। तो वैसे तो हमने उसकी बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? इसके विमर्श में हमारे आचार्य ने बताया कि जो ये 3 है ना, ये तीनों तो सभी प्रमेयों में दूषित होते हैं, और जो बाकी बच गए जो 7 हैं, वो अलग-अलग प्रमेय की प्रधानता की वजह से, दोष की प्रधानता की वजह से वो दूषित होते हैं। लेकिन ये 3 सभी के अंदर फिक्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं 10 कवच प्रमेय की। 10 कवच प्रमेय कौन-कौन से हैं? अब देखो, यहाँ पे जो हमने चरक के निदान स्थान में देखे थे ना, उनसे नाम थोड़े से अलग टाइप से हमारे आचार्य ने लिखे हैं, ठीक है? जैसे देखो, जलोपमम, इसका हमने क्या देखा था? उदक में है, ठीक है? तो जलोपमम को हम क्या बोलेंगे? उदक में है। चक्ष ये क्या? ईशु रसोपमम, इसका क्या मतलब है? इक्षु
में है। फिर वा घनम, घन जो घन बन जाए, घन कौन-सा बनता है? सांद्र में है। घनम च ऊपरी, विप्रसन्नम जो घन है लेकिन ऊपर से वो विप्रसन्न है, यानी कि ऊपर से घन नहीं है, नीचे से घन है। इसको हम क्या बोलते हैं? सांद्र प्रसाद में है। ठीक है? फिर शुक्लम में, ये शुक्ल में डायरेक्ट है, शुक्र में हम शुक्र में कोई बोलते हैं शिशिर, ये हम शीत में जो हमने देखा था वो सनईर में है। ये लालेव है, आलाल में है। आलाल में का दूसरा नाम क्या है? लालेव में है। और वालुकाया ये हम बोलते हैं सिकता मेह को। तो ये नाम हमें थोड़ा-सा ध्यान में रख लेने हैं और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्या है? विद्यात प्रमेहान कफेजान दशैस्तान। ये हमारे 10 कफज प्रमेय की यहाँ पे बात हो गई। अब इनके बारे में हम थोड़ा-सा एस्पेक्ट देख लेते हैं मॉडर्न, जो कि हमें देखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि देखो भई अभी ना सिर्फ एआईपीजीटी नहीं बचा है, नेक्स्ट भी आ रहा है 21 बैच के लिए। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। सबसे पहले हम बात करते हैं उदक में की। तो देखो उदक में ना 2 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है कि हमें डिज़ीज़ हो गई, क्यों? किडनी की प्रॉब्लम की वज़ह से हमें डिज़ीज़ हो गई, जिसको हम उदकमेह बोलेंगे, वो प्रमेह के सिम्पटम शो करता है। लेकिन देखो प्रमेह की डेफ़िनिशन क्या है कि जहाँ पे जो मूत्र है ना उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी अति प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो उसको हम प्रमेह बोलते हैं। अब मान लो हम जैसे कॉफ़ी वग़ैरह पीते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हमने सर्दियों के अंदर पानी पी लिया या फिर कुछ और ऐसा जैसे तरबूज वगैरह बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इसकी वज़ह से क्या होता है, हमें बार-बार यूरिनेशन आता है। तो क्या उसको हम प्रमेह बोलेंगे? तो हमारे आचार्य ने उसको बोला है अस्थायी उदकमेह, यानी कि अस्थायी प्रमेह बोल दिया। और अगर वो होता है किडनी की प्रॉब्लम की वज़ह से, तो देखो उसके अंदर इंसुलिन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम उसको डायबिटीज़ इंसिपिडिस बोलेंगे। ठीक है? फिर हम बात करते हैं इक्षुमेह की। तो इक्षुमेह को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी जो गट है ना उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। इसकी क्या खासियत होती है? इसके अंदर हमें यूरिन के अंदर तो शुगर देखने को मिलेगी, लेकिन ब्लड के अंदर शुगर देखने को नहीं मिलेगी। ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जब हमारा ग्लूकोज इनटेक बढ़ जाता है तो इंसुलिन अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो ग्लूकोज़ को ना तो देखो बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही और किडनी उसको फ़िल्टर करके वापस ब्लड के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही। लेकिन ब्लड अपनी शुगर को मेंटेन किए हुए है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है? इक्षुमेह होता है। फिर हम बात करते हैं सांद्रमेय की। सांद्रमेय हमें क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटूरिया। फॉस्फेटूरिया में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का प्रोटीन वगैरह, जो प्रोटीन तो नहीं बोलेंगे, फिब्रिन वगैरह जो रहते हैं, प्रोटीन ही एक टाइप के, वो क्या होते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से वो यूरिन के अंदर आने लगते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट ना बहुत कम होती है और वो छोटे-छोटे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब कि शॉर्ट चेन प्रोटीन, वो हमारे यूरिन के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो मतलब वो ऐसे एक फिक्स रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कहीं डिपोज़िशन वग़ैरह हो जाएगा। वो इक्वल सॉल्यूशन रहता है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म। तो उसको हम सांद्रमेय बोलते हैं। सांद्र प्रसाद मेह में क्या होता है कि ये भी हमारा फॉस्फेट्यूरिया ही होता है, लेकिन ये उससे थोड़ी-सी नेक्स्ट लेवल की स्टेज आती है। इसके अंदर जो किडनी है ना, उसके इश्यू थोड़े बढ़ जाते हैं और जो हमारे यूरिन है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन आ रहा है ना, उसकी चेन बड़ी हो जाती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है, वो हैवी हो जाता है और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेता है और कोलॉइड होएगा तो वो नीचे जाके बैठेगा। मतलब नीचे की तरफ उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ वो थोड़ा-सा क्लीयरेंस आएगा। जब हम य मान लो हमने यूरिन को एक कंटेनर में कलेक्ट किया, उसके हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र प्रसाद में ही बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल में। शुक्ल में क्या होता है कि जब हमारा जो ये फॉस्फेट्यूरिया है, इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, पहले स्मॉल प्रोटीन्स आ रहे थे। अब एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स अगर हमें यूरिन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी या फिर बस डिस्चार्ज वगैरह जो यूरिन है उसके साथ हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा, हम उसको शुक्ल मेह बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र में की। तो देखो ये तो सबको कॉमनली पता है, मेल्स के अंदर जब यूरिन के अंदर स्पर्म मिक्स होने लग जाता है, तो ये हम इसको शुक्र में बोलेंगे। मॉडर्न में हम इसको स्पर्मेटोरिया बोलते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है? वृक्क रोग हो सकता है, यकृत रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। देखो, अब अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो मुझे वृक्क रोग का समझ आ रहा है कि भई किडनी में प्रॉब्लम हुई, तो पेशेंट को स्पर्मेटोरिया हो रहा है। यकृत में प्रॉब्लम हुई समझ आ रहा है, बट हार्ट का मुझे इसकी पैथोलॉजी समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़, प्लीज़ कमेंट।
इसके बाद हम देखते हैं शीत में। शीत में के अंदर क्या होता है देखो, अगर हम देखें ना जनरली हमारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ना वो कोल्ड होते हैं, ठीक है? मतलब जो नाइट्रोजन गैस है ना वो थोड़ा उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो ही रहता है, वो थोड़ी ठंडी गैस रहती है। और जब उसके जो नाइट्रोजन के कंपाउंड रहते हैं, उनका जब यूरेन के अंदर जो उनकी अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें शीतमेह उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम किडनी के अंदर शुरू होती है, ठीक है? जो हमारी किडनी है ना, वो अच्छे से ना तो नाइट्रोजनस कंपाउंड को फ़िल्टर कर पा रही होती है, ना शुगर को फ़िल्टर कर पा रही होती है। मतलब देखा जाए तो कहीं न कहीं किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, उसकी वजह से जो होता है उसको हम शीतमेह बोलते हैं और इसको हम इनिशियल डीएम से कंपेयर कर सकते हैं, बट इसमें इंसुलिन का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हम इनिशियली बोलेंगे, हम इसको प्रॉपर डीएम नहीं बोल सकते। सनेर में क्या है, ये किसी भी वजह से, किसी भी कारण से हमारा जो यूरिन है ना, उसको ऑब्स्ट्रक्शन फ़ील करना पड़ रहा है, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन अब कैसे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होएगा, भी हो सकता है हमने बहुत ज़्यादा देर तक कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा ज़्यादा सांद्र हो गया, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इस वजह से वो धीरे-धीरे निकल रहा है या फिर कुछ और पैथोलॉजी हमारी यूरेथ्रा के अंदर हुई हो, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे निकल रहा हो, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? स्नेरमेह बोलते हैं। सिक्ता में हम किसको बोलते हैं? हमने बात की थी ना बालूकाया, बालूकाया को हम सिक्ता में बोलते हैं, तो बालूकाया हम किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर बालू के कणों के समान कुछ तो भी यूरिन के अंदर हमें अलग से मिल रहा है और वो हमें क्या मिल रहा है? अश्मरी, अश्मरी के छोटे-छोटे टुकड़े जब यूरिन के अंदर आने लगते हैं तो हम उसको सिक्ता में बोलते हैं, जिसको मॉडर्न में क्या बोलेंगे? लिथूरिया, तो ये भी आप लोग हाइलाइट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लाल मेह की, तो लाल मेह इसका ऊपर लिख लो यार, ये नाम ही मेरे को कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है। आलाल में हम किसको बोलते हैं? इसके अंदर भी जो हमने सांद्र प्रसाद मेह के अंदर देखा था ना, सॉरी सांद्र नहीं शुक्ल मेह के अंदर। सांद्र और सांद्र प्रसाद के अंदर तो हमारे सिर्फ प्रोटीन्स थे। तो इसके अंदर भी जब एल्बुमिन है ना, उसी की उपस्थिति यूरिन के अंदर पाई जाती है। लेकिन इसमें जो यूरिन होता है ना, वो स्निग्ध और पिच्छल होता है। जबकि उसके अंदर जो यूरिन होता है ना शुक्ल मेह के अंदर, वो इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। इसके अंदर चिपचिपा रहता है। तो इसको हम आलाल मेह बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पित्तज मेह की। पित्तज मेह हमारे टोटल 6 होते हैं और ये हमारे याप्य हैं। ये हम पहले ही देख चुके। कौन-कौन से? सार्वभौम, कालम, अथापि, नीलम। एक क्षार में है, एक काल में है, नील में है, हरिद्रा में, मंजिष्ठा में और रक्तज में। अब देखो जो हमने कफज में देखे थे ना, उनका जो क्लासिफिकेशन था ना, वो हमारा जो यूरिन है ना, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी थिकनेस वगैरह, उसका भई वो डिस्चार्ज कितने टाइम में हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे थे। लेकिन जो हमारा पित्तज प्रमेय है ना, ये मेनली जो यूरिन का कलर है ना, देखो कलर भी वो किसी न किसी कंपाउंड को, केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो इसके नाम है ना वो कलर के बेसिस पे। अब हम एक बार देखते हैं इनका मॉडर्न कोरिलेशन। तो देखो जो सार में है ना, इसको हम रिलेट करते हैं अल्कन्यूरिया से। अल्कन्यूरिया से क्यों? क्योंकि देखो क्षार में के अंदर क्या होता है कि जब हमारा यूरिन है, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर थोड़े टाइम तक या लंबे टाइम तक वहाँ पे रहता है। तो इसकी वजह से जनरली हमारा यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। लेकिन स्टोर रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो क्षारीय कैरेक्टर्स है ना, वो आ जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? और इसका कारण क्या-क्या हो सकता है? देखो, एक तो हमने बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड कर लिया, भई हमारा कोई लेक्चर चल रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट गेम वगैरह या फिर सीरियल वगैरह चल रहा था, उस टाइम पे हम यूरिन को कंट्रोल किया। या फिर ये ऐसा नहीं है कि हमने 10-15 मिनट होल्ड किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। ये ऐसा होता है ना जब हम सालों-साल 2-2 4-4 घंटे तक होल्ड करते हैं, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। या फिर मेल्स के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो सकता है, मूत्र मार्ग के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, या फिर वहाँ पे कुछ कोरोनिक साइटिस हो सकता है, भई बहुत दिनों से वहाँ पे स्वेलिंग हो। फॉस्फेट की अधिकता हो सकती है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, क्षार में उत्पन्न होता है। फिर हम बात करते हैं काल में कि काल में के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जिस टाइम पे डिस्चार्ज होता है, उसी टाइम पे उसका जो कलर होता है ना, वो ग्रे या फिर ब्लैकिश रहता है, ठीक है? और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकन्यूरिया बोलते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या रहता है कि हमारा जो यूरिन है ना, उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा एसिडिक सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड हो गया, सेलोल हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिर ग्लाइकेलिक एसिड हो गया। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अंदर का जो मांस वगैरह रहता है ना, वो सड़ जाता है। हमारे जो प्रोटीन्स रहते हैं वो सड़ जाते हैं।
स्टोरेज की वजह से, उनकी बदबू की वजह से उसका जो कलर है वो भी चेंज होता है, ब्लैक हो जाता है उन क्योंकि सड़ने की वजह से, और उसमें से फिर बदबू भी आती है। ठीक है, यूरिन हमें अलग से पता चल जाएगा कि भई हाँ, ये काल मेघ है। फिर हम बात करते हैं नील में। नील में क्या होता है, ये भी इंडिकन्यूरिया होता है, काल में भी इंडिकन्यूरिया होता है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जनरली मांस सड़ता है। यहाँ पे कहीं तो भी दे ये देखो, यहाँ पे प्रोटीन भी सड़ते हैं और जो मांस है ना वो भी सड़ता है, उसका भी बदबूदार पूए इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जो नील में रहता है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो एल्बुमिन प्रोटीन रहता है ना, वही यूरिन के अंदर जो आता है वही सड़ता है। ठीक है? और इसका जो रीज़न होता है ना वो कोरोनिक कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अतिसार प्रवाहिका, आंत्रशोथ, फुफ्फुसशोथ, दुर्गंधित काश या राजयक्ष्मा, इन सब की वजह से हमें नील में उत्पन्न होता है। और इसकी एक और खूबी क्या है, जैसे मान लो अभी हम यूरिन डिस्चार्ज करें तो उस टाइम पे इसका कलर नॉर्मल दिखेगा, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद, वही 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसका कलर ब्लू होता है। तो ये भी एक सिम्टम यहाँ पे रहता है स्पेसिफिक हरिद्रा में। हरिद्रा में क्या रहेगा, जो हमारा यूरिन है ना उसका येलो या फिर स्लाइटली ऑरेंज की तरफ कलर रहता है। ठीक है? अब देखो, ये चीज़ तो हमें सबको पता है कि अगर हमारा यूरिन हो या फिर फीकल मैटर किसी का भी अगर बहुत ज़्यादा येलो कलर हो रहा है, तो उसका रीज़न बिलिरुबिन है। और यूरिन के अंदर बिलिरुबिन आने का कारण सबसे कॉमन जो हम बात करते हैं वो जॉन्डिस के अंदर रहता है, पांडु रोग के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है, यूरोबिलिन की अधिकता होती है। अब इसके और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं पांडु रोग के अलावा, विषम ज्वर हो सकता है, वृक्क अर्बुद हो सकता है, वृक्क अश्मरी हो सकता है, बस्ती अर्बुद हो सकता है, कालमेघ ज्वर, ब्लैक वाटर फीवर अपन जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट को हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें येलो यूरिन पेशेंट को देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया, ये पेशेंट को हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मंजिष्ठा में, इसके अंदर क्या होता है, यूरोबिलिनूरिया होता है। यूरोबिलिनूरिया डिजीज़ के अंदर हमें ये मंजिष्ठा में देखने को मिलता है। इसके अंदर जो यूरिन होता है ना उसका कलर बहुत बहुत ज़्यादा रेडिश होता है। वो थोड़ा-सा जो हम बोलते हैं ना नाभी कलर, उसकी तरफ इसका कलर जाता है। रक्त में के अंदर हीमेटूरिया इसको बोलेंगे, यूरिन के अंदर डायरेक्ट हमें ब्लड देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं वातज प्रमेय की, और देखो भले ही ये असाध्य है बट ये मेरा फेवरेट पोर्शन है क्योंकि इसके अंदर डिस्कस करने को बहुत है। अगर वातज प्रमेय पे आपको एलएक्यू एसक्यू कुछ भी आता है ना, तो इसके अंदर विमर्श बहुत बहुत शानदार, बहुत क्यूट विमर्श है। तो इसको आप लोग थोड़ा-सा फ़ोकस करके देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले वातज प्रमेय हमारा 4 टाइप का है, और 4 टाइप के अंदर हमें कौन-कौन से 4 देखने को मिलते हैं? मज्जा, ओज, वसा और लसिका। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने निदान के वहाँ पे देखा था ना, तो उस टाइम पे हमारे जो थे 4, उनका नाम क्या-क्या था? वसा में है, मज्जा में है, हस्ती में है और मधुमेह है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो हस्ती में है ना, इसको इन्होंने लसिका मेह बोला है, और जो मधुमेह है ना, इसको ओज मेह बोला है। ठीक है? तो इस चीज़ को हम थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पे आती है। अगर यहाँ पे हमारा जो ओज है ना, वही अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। फिर वो असाध्य नहीं, वो तो सडन डेथ का केस हो गया। तो ओज का क्षय कैसे होएगा? देखो, यहाँ पे ये विमर्श आता है कि ओज हमारे पास 2 होते हैं। एक पर ओज होता है, एक अपर ओज होता है। जो पर ओज होता है, वो 8 बिंदु हमारे हृदय के अंदर लोकेटेड होता है। और उसका क्षय नहीं होता है। अगर उसमें से थोड़ा-सा भी क्षय हुआ तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो हमारा अपर ओज होता है, जिसका मान अर्धांजलि होता है, उसका क्षय होता है प्रमेय के अंदर। और इसका ही जो हम बोलते हैं ना कि ओज वृद्धि करनी है, ओज क्षय करना है, वो सब अपर ओज का होता है। पर ओज के बारे में हम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखेंगे, ठीक है? और जो लसिका है, ये हस्ती में को हमने यहाँ पे लसिका बोला है। एक दूसरा यहाँ पे विमर्श हमें देखने को मिलता है कि देखो, यहाँ पे हम आचार्य सुश्रुत को लेके आएँगे, वो क्या बोलते हैं कि जो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना मज्जा में, उन्होंने इसको बोला है सर्पी में। और जो मधु में हम बोल रहे हैं ना, यानी कि ओज में जिसको हम बोल रहे हैं, उन्होंने इसको शूद्र में बोला है। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसके अंदर देख लेंगे।
और इससे पहले एक यहाँ पे आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए कि जो हम देखो हमने जो क्वेश्चन पुट अप मैंने किया था कि वातज प्रमेय अगर असाध्य है तो फिर हम ट्रीटमेंट किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखो कि जब पित्त और कफ बड़े हो यानी कि ये वृद्ध हो लेकिन हमारा जो वात है वो वृद्धतर हो। इसको देखो कैसे समझेंगे आप लोग, इसको हमें ऐसे समझना है। ये देखो कि मान लो ये हमारी एक नॉर्मल लाइन है कि भाई इतना जो ये है लेवल ये सम लेवल है, ठीक है। अब मान लो इससे ये कंडीशन है हमारी वात की, ये है पित्त की और ये है कफ की। और एक हम कंसिडर करते हैं कि ये है वात, ये है पित्त और ये है कफ। अगर पेशेंट के अंदर जो प्रमेय उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ है जब पित्त और कफ वृद्ध हैं और जो वात है वो वृद्ध तर तर और तम की जो हम बात करते हैं वहां वो अब यहाँ पे यूज आ रहा है वो है वृद्ध तर या वृद्ध तम। तो उस कंडीशन में क्या होएगा, ये हमारा होएगा साध्य, ठीक है। थोड़ा मोटा लिख देते हैं, ये होएगा हमारा साध्य। और जो ये वाली कंडीशन है ना, ये जहाँ पे वात तो बढ़ा हुआ है लेकिन जो पित्त और कफ है ना वो यहाँ पे डिक्रीज हो रखे हैं, इसको हम बोलेंगे असाध्य, ठीक है। तो जो ये कंडीशन है ना इसकी हम ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे कि देखो जब पित्त और कफ वृद्ध होने पर और वायु वृद्धतर होती है तो इससे जो प्रमेय होता है वो साध्य होता है और इसकी चिकित्सा हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे जो पित्त और कफ है वो अत्यंत क्षीण हो गए हैं और उस टाइम पे वात बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे वो वात क्या हो जाएगा, वो असाध्य हो जाएगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा दिमाग में रखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, एक टाइप से वातज प्रमेह की असाध्यता, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है बट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्योंकि देखो हम साध्य और असाध्य को वर्ण, रस, स्पर्श और गंध इन चारों के बेसिस पे ये चारों डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रमेय है ना वो साध्य होने वाला है या फिर असाध्य होने वाला है। और इसमें अगर श्याव और अरुण वर्ण हो चुका है यूरिन का, वातकृत वो वात की वजह से प्रमेय उत्पन्न हुआ है, सशूल पेशेंट को पेन भी है और मज्जा आदि बोले तो वसा, मज्जा, ओज और लसिका जो चार हम वातज प्रमेय में बात करते हैं वो सब दूषित हो चुके हैं, उनके इन सब के गुण यूरिन के अंदर दिख रहे हैं तो वो उसको हम क्या कहेंगे, असाध्य प्रमेय कहेंगे, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रमेय के सामान्य पूर्व रूप की। और ये श्लोक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो या फिर MTR लिखो, जो लिखना चाहो लिखो बट इसको याद करो। क्यों याद करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या है, स्वेदो अंग गंध, जब पेशेंट के शरीर से अंग से स्वेद की गंध आने लग जाए यानी कि उसको पसीना भी ज्यादा आ रहा है और वो पसीना ज्यादा आ रहा है इसीलिए वो कंटिन्यू पेशेंट की बॉडी से स्वेटिंग की स्मेल आ रही है। स्थिल अंगता, पेशेंट की जो मसल्स हैं वो स्थिल हो जाए, उनके अंदर लूजनेस आ जाए। सय्यासन स्वप्न सुखे, और पेशेंट की सैया आसन और स्वप्न ये सुख कर हो यानी कि पेशेंट बहुत ज्यादा लेजी और रिलैक्स रहता उस टाइम पे। हृदय, नेत्र, जिह्वा और श्रवण, कान, उपदेह इनके अंदर जो मल है ना वो इकट्ठा हो जाए। घन अंगता, जो पेशेंट का शरीर है ना वो बहुत ज्यादा फूल जाए। केश नख अति वृद्धि, केश और नख की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए। शीत प्रिय, तो पेशेंट के अंदर देखो अब अगर उसको शीत कब प्यारा लगेगा, जब उसके अंदर दाह उत्पन्न होएगा, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बर्निंग हो और उसको शीत प्रिय लगने लग जाए। गल तालु शोष, अब देखो एक प्रमेय के बाकी सिम्टम्स के साथ में जो गल तालु शोष है ना ये हर एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि भाई पेशेंट आता है ना तो बोलता है ऐसे कि सर बाकी सब तो मेरा ठीक है लेकिन ना मुझे गला बहुत सूखता है मेरा, ठीक है। कितना भी पानी पी लो लेकिन गला सूखा रहता है। तो वहां पे हमें एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं पेशेंट को प्रमेय तो नहीं हुआ है। माधुर्यम आश्य, जो मुख है ना उसका टेस्ट हमेशा मधुर रहता है। कर पाद दाह, पेशेंट के देखो अभी अभी हमने बात की कर और पाद के अंदर पेशेंट को दाह रहता है। भविष्य तो मेह गदस्य रूपम, भविष्य में जो प्रमेह का रूप धरने वाला है। अब देखो भविष्य में अगर वो रूप धरने वाला है तो अभी कौन सी कंडीशन है, पूर्व रूप कंडीशन। तो ये देखो हमारे आचार्य बड़े चालाक हैं, उन्होंने बहुत ऐसे खूबसूरत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है।
और देखो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? स्वेदो अंग गंध स्थिलंगता च शय्यासन स्वप्न सुखे रात्रि सच है, हरि नेत्र जीवा श्रवण उपदेहो। यहाँ पे फिर से आ जाएगा घनांगता केश नख अति वृद्धि, केश और नख की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। शीत प्रियत्वम गल तालु शोषो, यहाँ पे फिर से आ जाएगा माधुर्यम आशु कर पाद दाह, कर और पाद में पेशेंट को दाह उत्पन्न होएगा, मुख हमारे पेशेंट का वो मधुर रसात्मक रहेगा। ठीक है। और ये देखो लास्ट में ये भी हमारा इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जब हमारा जो पेशेंट है ना वो यूरिन को डिस्चार्ज करता है, उसके बाद उसके आसपास में जो पिपलिका चींटियां रहती है वो आगे लग जाती है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और आती है, ये जो हम केश और नख वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा एक ऐसा ही श्लोक और भी है हमारे पास, केशानाम नखानाम, और इसको ना आप लोग लिख लो यार, केशानाम नखानाम च अति वृद्धनम। ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये है ना, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें राज यक्ष्मा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर से हमारी अनागता वीक्षण तंत्र युक्ति आ गई, बट हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ये जरूरी है सिम्टम यहाँ पे। केश नख अति वृद्धि के साथ में केशा नाम नखा नाम चह अति वृद्धनम अगर हमें देखने को मिले तो वो राजयक्ष्मा के लिए बोला गया है, और ये हमारा प्रमेह के लिए है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रमेह के चिकित्सा सूत्र के बारे में। चिकित्सा सूत्र में क्या है? स्थूल प्रमेही बलवान इह एक। देखो इसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे। स्थूल प्रमेही एक प्रमेह का व्यक्ति है जो कि स्थूल है, बलवान यह एक है, और वो क्या है कि वो बलवान है। कृशस तथई एक है, और दूसरा तथई यानी कि दूसरा क्या है, वो कृश है, परि दुर्बल सच है, और वो दुर्बल है। यानी कि यहाँ पे हमारे आचार्य ने बोला कि जो प्रमेह होता है ना, इसके दो टाइप के रोगी होते हैं। एक होता है जो स्थूल रहता है, जो बलवान रहता है, बल वाला होता है। दूसरा क्या रहता है, जो कि कृश रहता है, दुर्बल होता है। ठीक है। तो दोनों पेशेंट्स की हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट बोली आचार्य ने। तो उसमें सबसे पहले हम किसकी देखेंगे, ये देखो सब्रहणम तत्र कृशस्य कार्य। हमें ब्रहण करना है जो पेशेंट हमारा कृश हो गया है। संशोधनम दोष बलाधिकश, और जिसका दोष और बल अधिक है, या फिर दोष और बल को हम जान के भी कितना क्या अधिक है उस हिसाब से पेशेंट को संशोधन देंगे। तो देखो अब मैं ना इसको थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए डिफरेंट कलर का यूज कर लेती हूँ। ठीक है। ये देखो, ये जो यूज हुआ है ना, स्थूल प्रमेही बलवान यह एक है। स्थूल प्रमेही जो बलवान होता है उसके लिए हम यूज करेंगे संशोधनम दोष बलाधिक है। हम उसको संशोधन देंगे दोष और बल अधिक होने पर। और दूसरा हमारा है कृशस तथा एक दुर्परि दुर्बल सच है, सब्रहणम तत्व कृशस्य कार्य। जो कृष व्यक्ति है उसको हमें ब्रहण चिकित्सा देनी है। और यहाँ से हमें जो ये क्वेश्चन आएगा ये आएगा असर्सन रीजन के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको A1 बोलती हूँ तो मेरा जो R1 है ना वो ये है, और अगर मैं इसको A2 बोलती हूँ तो मेरा जो R2 है ना वो ये है। तो ये थोड़ा हम इसको दिमाग में बैठा के रख लेंगे और इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्निग्धस्य। स्निग्धस्य यानी कि जो स्निग्ध है, जो बलवान है, जो स्थूल हो गया वो पेशेंट। योगा भी था, उसके लिए बहुत सारे योगों का प्रयोजन किया है आचार्य ने। कहाँ पे? कल्प उपदेष्टा मल शोधनाय। ऐसे व्यक्ति के मल के शोधन के लिए हमारे आचार्य ने कल्प स्थान के अंदर बहुत सारे विविध योगों का प्रयोजन किया है। ऊर्ध्व तथा अध सच। ऊर्ध्व यानी कि यहाँ पे वमन की बात हो रही है, और अध यानी कि यहाँ पे विरेचन की बात हो रही है। वमन और विरेचन द्वारा मल की शुद्धि होने के बाद मेहुसु संतर्पणम एव कार्यम। पेशेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतर्पण। 1 करोड़ का क्वेश्चन और उसका 7 करोड़ का जवाब, इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, MTR लगा लो। ये कंफ्यूजन ऐसे 3 आएंगे, श्लोकों की लाइनें 3 आएंगी, और इनका जो वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब संतर्पण की जगह अगर आप ब्रीहण करके आ गए ना, मतलब सेम है लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को हमें दिमाग में बिठा के रखना है कि यहाँ पे संतर्पण ही वर्ड का यूज करना है हमें। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संतर्पण न देने से हानि। अब मान लो हमने पेशेंट को संतर्पण, हमने शोधन दे दिया, अब संतर्पण नहीं दिया, क्यों?
तो क्या हो जाएगा? गुल्म-क्षय, पेशेंट को गुल्म हो जा अब देखो एक कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर पेशेंट को हमने शोधन दिया है, ये हमने बात गुल्म में भी की थी और रक्तपित्त में भी की थी, कोई भी पेशेंट अगर हम उसको शोधन दे रहे हैं ना, तो डेफ़िनिटली वहाँ से या तो पित्त निकल रहा है या तो कफ निकल रहा है, और जब 2 दोष अपने स्थान से निकलेंगे या फिर कोई भी दोनों में से एक अपनी जगह से निकलेगा, तो वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बनेगा, और ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि वात के लिए गोल्डन चांस है कि भई मैं तो वहाँ पे आके बैठूँगी, ठीक है? वो बिना बुलाई दुल्हन के जैसे वहाँ पे आके बैठ जाती है मंडप पे, और आके बैठेगी तो क्या करेगी? वहाँ पे डिसीज़ कॉज़ करेगी। गुल्म, क्षय, मेहन बस्ती सूल, मूत्रग्रह ये सब डिजीज़ वो कॉज़ करेगी। और अगर हम पेशेंट को संतर्पण देते हैं या घृत दे दिया या फिर और कोई स्निग्ध द्रव्य जो भी हम दे देंगे, तो उससे क्या होएगा? वात का शमन हो जाएगा और जो ये डिसीज़ है ये नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है परितर्पण। ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैं अभी बता रही थी ना 3, तो उनमें से परितर्पण ये हमारा दूसरा है। अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भई हमें संशोधन के बाद क्या देना है, ठीक है? तो आप ब्रीहण बोलो, संतर्पण बोलो, परितर्पण बोलो, डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर श्लोक की लाइन देके बोल दिया ना, तो हमें आंसर परितर्पण ही लगाना है। अब बात करते हैं हम संशमन चिकित्सा। देखो, संशोधनम न अर्हति यह प्रमेहितस्य। जब किसी प्रमेह के पेशेंट को हम संशोधन नहीं दे सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? तस्य क्रिया संशमनि प्रयोज्य। उस टाइम पे जो संशमनी क्रिया होती है हम उसका प्रयोग करेंगे, और उसके अंदर हम मंत्र, कषाय, यव, चूर्ण, लेह, प्रमेह की शांति के लिए लघु आहार ये सब हम पेशेंट के लिए यूज करने वाले हैं। फिर प्रमेह में मांस रस का प्रयोग, जो नॉन वेजिटेरियन है वो पढ़ लेना, मैं वेजिटेरियन हूँ और इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगी। फिर हम बात करते हैं मुग्ध आदि। जो मुग्ध आदि हमारा जो मुग्ध दाल हमारी रहती है उसका यूश बना के हम पेशेंट को देंगे। तिक्त साग हम पेशेंट को देंगे। पुराने शाली चावल से हम ओदन बना के हमारे पेशेंट को अंदर देंगे। अब इसमें आता है हमारा 7 करोड़ का आंसर। ये देखो, दंती, इंगूदी, अत्सी और सरसप, ये 4 तेल होते हैं जो कि हम प्रमेह के अंदर यूज़ करते हैं। और ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन आया था मे बी 2022 या 23 के अंदर, उस टाइम पे ये पूछा था कि भाई प्रमेह के अंदर हम कौन से तेल का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर अस्सी वहाँ पे ऑप्शन में था, बाकी 4 अलग-अलग थे। बट देखो, अगर ये आया है ना, तो इसके आस-पास वाले भी आ सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हम प्रमेह के अंदर यूज़ करते हैं यव। ये बेस्ट है, किसी भी फ़ॉर्म में दूँ, कैसे भी दूँ, आगे हम देखेंगे जब हम मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी हम यव का, जौ वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो देखो, यव हमें खाने में, आहार-विहार, औषधि जहाँ दे सको पेशेंट को दो। दूसरा, दंती, इंगुदी, अत्सी, सरसप, 4 तेल हैं। दंती, इंगुदी, अत्सी, सरसप, चारों तेल का हमें यूज़ करना है। फिर हमें पेशेंट को क्या देना है? तिक्त शाक देना है। पुराना शाली, ये तो देखो फ़ेमस है, हम रसायन वाजीकरण में भी पढ़-पढ़ के थक गए। बाकी जहाँ देखो वहीं पे शाली, भात वगैरह, कहीं पे शाली, अब शाली छूट जाएगा तो षष्टिक आ जाएगा, और ये दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? तृण धान्य, हम तृण धान्य का भी यूज़ करने वाले हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि सब कुछ क्या होना चाहिए? यव प्रधान होना चाहिए। ठीक है? ये हमारा आहार रहेगा। अब प्रमेय में संतर्पण का योग, अब देखो जो मैं बात कर रही थी ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम यव लेंगे, इनको कूट देंगे। यव को कूटने के बाद त्रिफला कषाय के अंदर पूरी रात भिगो के रख देंगे, और जब सुबह उसको निकालने के बाद उसके अंदर मधु मिलाएँगे, सिद्धू मिलाएँगे, और हम इसका सेवन पेशेंट को करने को बोल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमेह में भक्ष्य, और प्रमेह में कुछ नहीं, जो ये है ना, इसके अंदर वातनाशक या फिर जो भी दोष प्रधान है, ये हम तीनों के अंदर यूज़ करते हैं, वात, पित्त, कफ के अंदर। तो कौन-सा भी प्रमेह हो, तो अगर मान लो वातज प्रमेह है तो वातनाशक ड्रग, पित्तज प्रमेह तो पित्तनाशक ड्रग, जो भी कषाय वगैरह रहते हैं उनके यहाँ पे जो हमने त्रिफला यूज़ किया ना, देखो त्रिफला मेनली कफ के नाश के लिए होता है यूज़, ठीक है? त्रिफला यूज़ किया ना, तो ऐसे अलग-अलग मेडिसिन्स में हम यव को भिगो देंगे और फिर सुबह उसका सेवन कर लेंगे, ठीक है? और इसका सेवन किस-किस के साथ करेंगे? सत्तू के साथ या फिर गुड़ के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद अब देखो, जो मैं बात कर रही थी ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे खर, अश्व, गो और हंस, इन चारों पेशेंट को हम सॉरी,
पेशेंट बहुत आदत हो गई है। इन चारों एनिमल्स को हम क्या करेंगे? खर हमारा गधा हो गया, अश्व घोड़ा होता है, ये गो हमारी गौ माता और हंस हंस जो पक्षी रहता है उसको हम क्या करेंगे, यव खाने को देंगे। और जब वो यव को खा लेंगे तो क्या होता है कि यव उनकी बॉडी के अंदर पचेगा नहीं, हमें वो पूरा देना है, हमें उसको कूटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, हमें पूरा यव उसको खाने को देना है, गुड़ वगैरह के साथ या फिर कोई दूसरा बाजरा वगैरह के साथ हम उसको खाने को देंगे। तो क्या होएगा कि वो उसके पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होएगा। जब वो अपनी लीद करेंगे ना तो उसके अंदर वो यव ऐसे कैसे निकल के आ जाएंगे, तो वहां से हमें उसको निकाल लेना है। फिर उन यव से विभिन्न प्रकार के भक्ष्य पदार्थ बना के हमें पेशेंट को देनी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पेशेंट का प्रमेह है उसका नाश हो जाएगा। और एक दूसरा जो हमारा खर है यानी कि जो गधा है, उसको अगर हमने गेहूं खाने को दिए तो उसके गेहूं से भी हम सेम भक्ष्य पदार्थ बना सकते, सेम प्रोसीजर रहेगा। उसको गेहूं खिलाओ, वो पूरे पचेंगे नहीं, वो उसके मल त्याग के साथ में निकल आएंगे, फिर उनको साफ करो, वॉश करो और उनके भक्ष्य पदार्थ बना के पेशेंट को दे दो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संतर्पण तथा संशमन विधि का उपसंहार। तो देखो, संतर्पण और संशमन हम कब दे रहे हैं? संतर्पण सीधी सी बात है, जब हमारा जो पेशेंट है वो वीक है, उस टाइम पे हम दे रहे हैं। पेशेंट वीक होगा तो उस टाइम पे हम पेशेंट को डायरेक्ट ब्रेहण दे रहे हैं। फिर हम पेशेंट को समन और जो सॉरी संशोधन है वामन विरेचन, उसके बाद हम पेशेंट को संतर्पण दे रहे हैं। अगर हम पेशेंट को लंघन वगैरह देंगे क्योंकि हमें कफ का मेद का शमन करना है, तो उसके बाद हम पेशेंट को संतर्पण देंगे। तो ये देखो, संशोधन, उल्लेखन, उल्लेखन किसका पर्यायवाची है? वमन का। लंघन पेशेंट को दे रहे हैं। काले प्रयुक्तानि कफ प्रमेहान, कफ प्रमेह के अंदर इनका सही काल में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और यदि हमारे पेशेंट को पित्त प्रधान प्रमेह है तो उसको विरेचन, संतर्पण और संचमन, इन तीनों का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, हमारे आचार्य ने कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया। यहाँ पे हम कफज प्रमेय के अंदर यूज कर रहे हैं संशोधन, उल्लेखन और लंघन, ये तीन। और हम यहाँ पे पित्तज प्रमेय के अंदर यूज कर रहे हैं विरेचन, संतर्पण और संशमन। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक टाइप से हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य प्रमेह नाशक योग। ये हम कल देखेंगे, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो यहाँ से हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।